आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दुनिया के 6 बड़े बैंकों को महंगी पड़ी गुटबाजी। अमेरिकी और ब्रिटिश नियामक संस्थाओं ने ठहराया दोषी, चुकाने होंगे करीब $6 अरब। समुद्र में फंसे रोहिंग्या मुसलमानों को किनारा मिलने की उम्मीद। मदद के आगे आए मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड। संयुक्त राष्ट्र ने किया पहल का स्वागत। गिलानी के पासपोर्ट मामले पर पीडीपी बीजेपी आमने सामने। केंद्र सरकार सुरक्षा पहलू पर विचार के बाद लेगी फैसला। कांग्रेस ने कहा निर्धारित प्रक्रिया का हो पालन। केंद्र सरकार की दिल्ली नियुक्ति विवाद आपस में सुलझाने की नसीहत। आईएएस अधिकारियों के कामकाज के लिए अनुकूल माहौल बनाने की अपील। और बिहार विधानसभा चुनाव में 36 निर्वाचन क्षेत्र में होगा वीवीपैट का इस्तेमाल। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा तारीखों का ऐलान सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद। विदेशी विनिमय और ब्याज दरों में धांधली के आरोप में दुनिया के 6 बड़े बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है। इनमें जेपी मॉर्गन, सिटी ग्रुप, बार्कलेज, आरबीएस, बैंक ऑफ अमेरिका, कॉर्प और यूबीएस शामिल हैं। इन सभी को करीब $6 बिलियन जुर्माना चुकाना होगा। अपने फायदे के लिए हथकंडे अपनाना दुनिया के 6 बैंकों के लिए महंगा साबित हुआ। अमेरिकी और ब्रिटिश नियामक संस्थाओं ने जेपी मॉर्गन, सिटी ग्रुप, बार्कलेज, आरबीएस, बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प और यूबीएस को उपभोक्ताओं, संस्थाओं और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी का दोषी पाया। इन सभी बैंकों को हर्जाने के तौर पर करीब $6 अरब चुकाने होंगे। As a result of our investigation, 4 of the world's largest banks have agreed to plead guilty to felony antitrust violations. They are Citicorp, JP Morgan Chase and Company, Barclays PLC, and the Royal Bank of Scotland PLC. सबसे ज्यादा $2.4 अरब का जुर्माना बार्कलेज बैंक पर लगाया गया है। बार्कलेज पर आरोप है कि उसने ब्रिटेन, अमेरिका और स्विट्जरलैंड की नियामक संस्थाओं के साथ जांच में सहयोग नहीं किया था। Simply put, exchange rates are prices to buy and sell currency. They should be set competitively, the same way prices are set in any market. Instead, the members of this cartel chat room conspired to gain unlawful profit by manipulating those exchange rates. जेपी मॉर्गन, सिटी ग्रुप, बार्कलेज और आरबीएस ने अमेरिकी कानूनों के उल्लंघन की बात मानी है, जबकि यूबीएस ने ब्याज दरों में गड़बड़ी का आरोप स्वीकार कर लिया है। जांच में ये बात खुलकर सामने आई है कि 2008 से 2012 के बीच इन बैंकों ने कारोबारियों का एक गुट बना लिया था। अपने फायदे के लिए ये सभी तरह के हथकंडे अपनाकर धोखाधड़ी करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं केंद्र सरकार को काले धन पर 15 इकाइयों के बारे में नई जानकारी मिली है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काले धन पर गठित एसआईटी को कथित तौर पर विदेशों में अवैध धन रखने वाली करीब 15 इकाइयों के बारे में कर से जुड़ी कारोबारी सूचनाएं मिली हैं। इसके अलावा केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो को विदेश से मिले 600 संदिग्ध नामों और पते के बारे में अलग अलग जांच और प्रवर्तन एजेंसियां जांच कर रही हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के एसआईटी के लिए तैयार नोट में इन जानकारियों का ब्यौरा भी दिया गया है। भारतीय कर अधिकारियों ने अब काले धन की जानकारी के लिए दूसरे देशों के अधिकारियों से आमने सामने बातचीत करने का फैसला किया है। काले धन की जानकारियों को लेकर भारत और स्विट्जरलैंड के बीच सहयोग बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी को पासपोर्ट देने के सवाल पर पीडीपी और बीजेपी फिर आमने सामने हैं। बीजेपी गिलानी के माफी मांगने की शर्त पर अड़ी हुई है, वहीं पीडीपी गिलानी को इंसानियत के तौर पर पासपोर्ट दिए जाने की वकालत कर रही है। कांग्रेस ने कहा है कि इस मामले में निर्धारित प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, जबकि केंद्र सरकार कह रही है कि सुरक्षा मुद्दों पर विचार करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी को पासपोर्ट जारी करने के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मानवीय आधार पर गिलानी को पासपोर्ट देने की पैरवी की है, जबकि बीजेपी गिलानी के भारत विरोधी कार्यों के लिए उनसे माफी की मांग कर रही है। चूंकि ये मेरी नजर में ये इंसानियत का मसला है, ये एक बेटी का मसला है। मैं तो चाहूंगी कि एक बेटी को मौका मिलना चाहिए अपने बाप से मिलने का।
उधर पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि पीडीपी बीजेपी इसे मुद्दा बनाने पर तुले हैं। उमर ने ट्विटर पर लिखा, ये सत्तारूढ़ दलों के बीच फिक्स मैच है जिसमें महबूबा योद्धा के तौर पर उभरने का प्रयास कर रही हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि इस मामले में उचित प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। हमारे नागरिक हैं, हम उनको पासपोर्ट देते हैं, उसके लिए भी एक लॉ और कानून और दिशा बनी हुई है, जो भी उसका पालन करे उसको मिलना चाहिए। इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि गिलानी को पासपोर्ट जारी करने का फैसला विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा शामिल होगा। Let the Home Minister take a view on that. There is, a case which needs, application of mind. It's a matter of national importance. हुर्रियत नेता गिलानी ने सऊदी अरब में अपनी बीमार बेटी से मुलाकात करने के लिए पासपोर्ट जारी करने का आवेदन दिया है, मगर उन्होंने अभी तक औपचारिकताएं पूरी नहीं की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में अधिकारों को लेकर चल रहा विवाद सुलझता नजर नहीं आ रहा है। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की तरफ से पिछले 4 दिन में किए गए सभी तबादले और नियुक्तियां रद्द कर दी हैं। दिल्ली सरकार ने इसके जवाब में उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर उन प्रावधानों पर सवाल उठाए हैं जिसके तहत इन फैसलों को रद्द किया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया कि केंद्र असंवैधानिक तरीके से दिल्ली की सरकार चलाने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र उपराज्यपाल के माध्यम से दिल्ली की सरकार को चलाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने लिखा है कि एक चुनी हुई सरकार को अधिकारियों की तैनाती और काम बांटने का अधिकार होना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि जनता का भरोसा उनके साथ है। ये सारे इकट्ठे हो गए हमारे खिलाफ। कल मैं एक बहुत बड़े वकील के घर गया था तो उन्होंने कहा, अरविंद मैं सारा दिन जब टीवी देखता हूं तो मेरे को ये लगता है ये सारे दुनिया वाले सारे इकट्ठे हो गए, बस जनता तुम्हारे साथ है। इस बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और दिल्ली के विवाद को केजरीवाल और नजीब जंग को आपस में सुलझाने की सलाह दी। एलजी और चीफ मिनिस्टर आपस में बातचीत के द्वारा इसका समाधान कोई न कोई निकालेंगे ही। अधिकारों को लेकर जारी इस विवाद में कोई भी पक्ष झुकता नजर नहीं आ रहा। एक कदम आगे बढ़ते हुए उपराज्यपाल ने बुधवार को सरकार की ओर से लिए गए सभी ट्रांसफर आदेशों को रद्द कर दिया। अपने आदेश में नजीब जंग ने ये भी साफ कर दिया कि दिल्ली में स्टेनोग्राफर से लेकर किसी IAS की नियुक्ति तक का अधिकार उनके पास है। इसके बाद एलजी ने मीडिया में भी एक रिलीज जारी कर अपना पक्ष रखा। इससे पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी सभी विभागों के प्रमुखों के अलावा सचिव और प्रधान सचिवों की बैठक ली। बैठक में एलजी और सीएम के बीच जारी विवाद से उभरे असमंजस को दूर करने की कोशिश की गई। इस बैठक में शकुंतला गैमलिन भी शामिल हुई, जिनकी नियुक्ति से ये विवाद शुरू हुआ था, जबकि प्रधान सचिव अनिंदो मजूमदार बैठक से ठीक पहले छुट्टी पर चले गए। अनु दीवान के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीम। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार में संसदीय सचिवों की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार को नोटिस भेजा है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि दिल्ली में 21 विधायकों को संसदीय सचिव किस आधार पर नियुक्त किया गया। 2 महीने पहले 13 मार्च को ये नियुक्तियां की गई थी, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने याचिका पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया और 1 जुलाई तक दिल्ली सरकार को जवाब देने को कहा है। इस बीच गैमलिन नियुक्ति विवाद पर IAS अधिकारियों के एसोसिएशन ने बुधवार को दिल्ली में बैठक की और सरकार के रुख पर नाराजगी जाहिर की। दिल्ली के नौकरशाहों ने नियुक्तियों का राजनीतिकरण किए जाने की कड़ी निंदा की है। 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली बैठक में 100 से ज्यादा सर्विंग और रिटायर्ड IAS अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में एक प्रस्ताव पारित करके प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को सार्वजनिक तौर पर अपमानित करने और उनका चरित्र हनन करने की आलोचना की गई। ये भी कहा गया कि अधिकारियों को बेवजह विवाद में न घसीटा जाए। साथ ही दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और उपराज्यपाल से कामकाज के लिए अनुकूल माहौल बनाने की अपील की गई। इसमें पर्सनैलिटीज ना लाई जाए, इसीलिए हम कहते हैं कि फेयर एंड इम्पार्शियल सर्विसेज बोर्ड, सिविल सर्विसेज बोर्ड बनना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जब वो फैसला ही कर लिया तो ये बन क्यों नहीं रहा? ये बनना चाहिए और उसको ऑपरेट करिए, तो उसमें ये सारी जो इश्यूज हैं खत्म हो जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार 36 विधानसभा क्षेत्रों में वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। मुख्य चुनाव आयुक्त के मुताबिक तारीखों का ऐलान सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद किया जाएगा।
बिहार विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म हो रहा है। ऐसे में विधानसभा चुनाव सितंबर-अक्टूबर में किसी भी समय कराए जा सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी के मुताबिक चुनाव कार्यक्रम तय करने से पहले सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा। हमें मानसून का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें फेस्टिवल्स का ध्यान रखना पड़ेगा, हॉलिडेज का ध्यान रखना पड़ेगा और साथ में हमें पॉलिटिकल पार्टीज से भी एक बार फॉर्मल कंसल्टेशन पूरे शेड्यूल के बारे में करना होगा। चुनाव आयोग के मुताबिक 31 जुलाई तक मतदाता सूची तैयार हो जाएगी। इस बार विधानसभा चुनाव में 36 विधानसभा क्षेत्रों में वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें करीब 10,000 मशीनों का इस्तेमाल होगा। बिहार में 36 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज में वीवीपैट का इस्तेमाल करेंगे और लगभग 10,000 वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा और हम अलग से वीवीपैट के निर्माण के बारे में भी, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी स्टेप्स ले रहे हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी बाकी हो, लेकिन सभी पार्टियों ने चुनाव के लिए कमर कस ली है। बिहार का ये चुनाव कई मायनों में अलग होगा। 17 साल तक बीजेपी जेडीयू एक साथ रहने के बाद इस बार के चुनाव में आमने सामने होंगे। मुख्य मुकाबला भी इन्हीं पार्टियों के बीच होने की उम्मीद है। वहीं करीब 20 साल तक एक दूसरे के विरोधी रहे जेडीयू आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग ने शिवसेना सांसद संजय राउत के मुस्लिमों से मताधिकार छीन लिए जाने संबंधी बयान पर नाराजगी जाहिर की है। आयोग ने संजय राउत को चेतावनी देते हुए भविष्य में सार्वजनिक बयानबाजी करते समय सावधान रहने को कहा है। कल जारी आदेश में आयोग ने राउत के स्पष्टीकरण को खारिज करते हुए कहा कि इस तरह की टिप्पणी से उन्होंने आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन किया है। संजय राउत ने जिस वक्त शिवसेना के मुखपत्र सामना में लेख लिखकर टिप्पणी की थी, उस वक्त 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के चलते महाराष्ट्र में आचार संहिता लागू थी। शिकायत मिलने पर आयोग ने राउत को नोटिस जारी किया था। अपने जवाब में संजय राउत ने इस तरह का नोटिस जारी करने के आयोग के अधिकार पर ही सवाल उठाया था। उन्होंने आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों से भी इनकार किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के साथ बैठक की। ये बैठक 26 मई को केंद्र में एनडीए सरकार के 1 साल पूरा होने पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। सरकार इस 1 साल के दौरान हासिल उपलब्धियों का प्रचार करेगी, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने सरकार के 1 साल के कामकाज की आलोचना की है और आज से उसने सरकार के खिलाफ देशव्यापी अभियान शुरू किया है। इसके तहत कांग्रेस के नेता 26 मई तक अलग अलग राज्यों में करीब 200 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को आर्थिक और राजनीतिक मोर्चे पर घेरने की कोशिश करेंगी। मायाजाल पिरोने की इनकी बहुत बड़ी आदत है और जो सामाजिक क्षेत्र की प्रगति और विकास के ढांचे को पूरी तरह से इन्होंने क्रूर तरीके से तोड़ मोड़ के रख दिया है और देश की आम जनता और गरीब जनता जिसका पहला हक है देश के संसाधनों पर पूरी तरह से उनको विवश कर दिया है। और वर्तमान में तो बातों का बहुत व्यापार हो रहा है, लेकिन झूठ का बहुत प्रचार हो रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी इस साल पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं, ये कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश का। हैदराबाद में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी राज्यों में नया नेतृत्व पैदा करना चाहते हैं ताकि पार्टी को नेहरू के जमाने जैसा मजबूत बनाया जा सके। जयराम रमेश ने कहा कि क्षेत्रीय नेतृत्व इसलिए भी जरूरी है ताकि पार्टी को राज्यों में मजबूत बनाया जा सके। उन्होंने पुराने और नए नेता की बहस को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। If you are asking me whether Mr. Rahul Gandhi will become Congress president in 2015, the answer is most definitely, most probably. When in 2015, I can't say. That depends on him, it depends on the Congress president, it depends on senior leaders, many factors. कांग्रेस ने राष्ट्रपति से पंजाब की प्रकाश सिंह बादल सरकार को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है। पंजाब से आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने पार्टी महासचिव शकील अहमद की अगुवाई में कल राष्ट्रपति से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से नाकाम होने का आरोप लगाया। कांग्रेसी नेताओं का कहना था कि राज्य सरकार के संरक्षण में बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि बादल सरकार को कानून व्यवस्था के बजाय सिर्फ अपने पारिवारिक कारोबार को चलाने की चिंता है और मोगा की घटना के बाद से राज्य में आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है।
पाकिस्तान ऐसे हालात ढूंढता है कि पंजाब बिगड़े, कश्मीर बिगड़े और हम अपने लोगों की तरफ से वहां जाकर कुछ ना कुछ अपना एजेंडा तय कर पाए, मैंने उनको गुजारिश की है कि आप देखिए मत, सेंट्रल गवर्नमेंट से इमीडिएटली रिपोर्ट लीजिए और आज जैसे हालात बन चुके हैं वहां इमीडिएटली प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जाए, ये हमारी आज डिमांड। अब करीब ये तय हो गया है कि एआईएडीएम के प्रमुख जयललिता 23 मई को तमिलनाडु की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। पार्टी ने इस सिलसिले में शुक्रवार को विधायक दल की बैठक बुलाई है। जयललिता को नेता चुने जाने के बाद ओ पनीरसेल्वम मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। आय से अधिक संपत्ति मामले में बरी हुई जयललिता फिर से तमिलनाडु की कमान संभालने की तैयारी में हैं। 22 मई को पार्टी विधायक उन्हें नेता चुनेंगे। इसी दिन मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम इस्तीफा देंगे, जिसके बाद 23 मई को जयललिता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। 22nd there will be a MLA's meeting in our head office, and all the letter will be taken by an OPS and they will go to meet governor. And I think Mr. OPS will give his resignation letter also to the governor. It's all formalities. 23rd afternoon, Amma will be taking the charge of CM. माना जा रहा है कि जयललिता चेन्नई की आरके नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। इस सीट से एआईएडीएमके के विधायक रविवार को इस्तीफा दे चुके हैं। पिछले साल 27 सितंबर को बेंगलुरु की विशेष अदालत ने जयललिता को आय से अधिक संपत्ति का दोषी पाया था, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन 11 मई को कर्नाटक हाईकोर्ट ने जयललिता को इस मामले में बरी कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों में तब्दील करने का अहम फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पहले चरण में 58 जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज के दर्ज के तहत विकसित किया जाएगा। इनमें से हर एक मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 100 सीटें होंगी। एक मेडिकल कॉलेज पर करीब 190 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसमें से केंद्र सरकार 75% हिस्सा देगी और बाकी राज्य सरकार को वहन करना होगा। अगले 4 सालों में 150 जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों की तर्ज पर विकसित करने की योजना है। वर्तमान में लगभग 404 मेडिकल कॉलेज हैं और उनमें से ज्यादातर दक्षिण भारत में हैं। इनमें डॉक्टरों की कमी की वजह से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देश में अभी 10,000 मरीजों में से सिर्फ 7 डॉक्टर हैं, जबकि WHO के मानकों के तहत 1,000 मरीजों पर 7 डॉक्टर होने चाहिए। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में टेक्सटाइल पार्क बनाने का फैसला किया है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में टेक्सटाइल पार्क की नींव रखते हुए केंद्रीय कपड़ा मंत्री संतोष गंगवार ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इन टेक्सटाइल पार्कों के लिए केंद्र सरकार धन की कमी नहीं होने देगी। केंद्र सरकार पूर्वोत्तर में कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के तहत यह कदम उठा रही है। इस मौके पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार भी मौजूद थे। कपड़ा मंत्रालय ने हाल में पूर्वोत्तर भारत में टेक्सटाइल योजना को बढ़ावा देने के लिए 427 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। केंद्र सरकार हर पार्क के लिए 18 करोड़ रुपए मुहैया करा रही है, जबकि राज्य सरकार जमीन उपलब्ध करा रही है। हर पार्क से 3,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज देश भर में उन्हें याद किया जा रहा है। उनकी समाधि वीर भूमि पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित समेत बड़ी तादाद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी पूरे परिवार के साथ वीरभूमि पहुंचे और राजीव गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राजीव गांधी 1984 से 1989 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि को आतंकवाद निरोधक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। समुद्र में फंसे करीब 7,000 रोहिंग्या मुसलमानों को किनारा मिलने की उम्मीद जगी है। मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड उन्हें अस्थायी शरण देने के लिए आगे आए हैं। तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में इस पर सहमति बनी। समुद्र में फंसे लोगों को 1 साल के लिए अस्थायी तौर पर जगह मुहैया कराई जाएगी। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो सका है कि किस देश में इन्हें पनाह मिलेगी। इनमें ज्यादातर लोग म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमान हैं। मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड की इस पहल का संयुक्त राष्ट्र ने स्वागत किया है, साथ ही मानवीय आधार पर मदद पहुंचाने की बात कही है।
ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा है कि उनका देश विश्व के ताकतवर देशों के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा कि परमाणु समझौता सम्मानजनक होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ईरानी परमाणु संयंत्रों की सशर्त जांच की बात कही। सेना के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही है। ईरान को दुनिया के 5 ताकतवर देशों के साथ मिलकर 30 जून तक अपने परमाणु कार्यक्रम पर कोई फैसला करना है। इससे पहले दोनों पक्षों के बीच कई वार्ताएं भी होनी है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हिमालय में पारिस्थितिकी संरक्षण पर जोर दिया है। राष्ट्रपति ने माउंट एवरेस्ट पर भारतीय दल की ऐतिहासिक विजय के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने एवरेस्ट पर विजय को मानवीय साहस का प्रतीक बताया। 20 मई 1965 को भारतीय दल ने पहली बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर जीत हासिल की थी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एवरेस्ट पर विजय हासिल करने वाले लोगों और उनके परिजनों से मुलाकात भी की। It was a fiat that stirred the imagination of the nation and made India one of the leading mountaineering nations of the world. It also created history by having the highest number of summiteers from any expedition to Everest, a record that stood for 17 long years. और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल एवरेस्ट पर विजय पाने वाले लोगों और उनके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि 1965 में एवरेस्ट पर जीत हासिल करना हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस उपलब्धि ने एवरेस्ट पर जीत के लिए पीढ़ियों को प्रेरित किया। कुछ खबरें खेल की दुनिया से। बांग्लादेश क्रिकेट सीरीज के लिए कल टीम इंडिया का ऐलान हो गया। विराट कोहली की अगुवाई वाली 15 सदस्यीय टीम में स्पिनर हरभजन सिंह की वापसी हुई है। वहीं वनडे टीम में फिटनेस से जूझ रहे मोहम्मद शमी की जगह धवल कुलकर्णी को शामिल किया गया है। मुंबई में बीसीसीआई की चयन समिति ने बैठक के बाद बांग्लादेश के साथ टेस्ट और वनडे के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह 2 साल बाद टेस्ट टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे। उन्हें रविंद्र जडेजा की जगह टीम में शामिल किया गया है। हरभजन को लिया गया है खास करके जो बांग्लादेश की बैटिंग स्ट्रेंथ है और जितने लेफ्ट हैंडर्स उनके साइड में है उसको नजर रखते हुए सिलेक्शन कमिटी फेल्ट दैट a second off spinner is needed, and we had a selection committee also had a long discussion with the captain Mr. Virat Kohli on this issue, and then the decision was taken. टेस्ट टीम में कप्तान विराट कोहली के अलावा मुरली विजय, शिखर धवन, केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा, रिद्धिमान साहा शामिल हैं। गेंदबाज के तौर पर आर अश्विन, हरभजन सिंह, कर्ण शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव, वरुण एरोन और ईशांत शर्मा को जगह दी गई है। Chopping and changing or disturbing the combination is not what selectors felt that this is the right time. जब जरूरत पड़ती है, अगर फिटनेस का इशू होगा आगे, तो हम जरूर उस बारे में भी विचार करेंगे। बीसीसीआई ने चोटिल मोहम्मद सामी को छोड़कर विश्व कप में खेलने वाली टीम पर भरोसा जताया है। समी की जगह धवन कुलकर्णी को 15 सदस्यीय टीम में मौका मिला है। टीम में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के अलावा रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, शिखर धवन, विराट कोहली, सुरेश रैना और अंबाती रायडू को बल्लेबाज के तौर पर शामिल किया गया है। वहीं आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव, मोहित शर्मा, स्टुअर्ट बिन्नी और धवल कुलकर्णी गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया 10 से 14 जून तक फतुल्ला में टेस्ट मैच खेलेगी। वहीं 3 वनडे 18 जून, 21 जून और 24 जून को मीरपुर में खेले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात कैंसर पीड़ितों से जुड़े एक अभियान की। अमेरिका में कैंसर रोगियों के कैंसर कैन रॉक मुहिम एक नई रोशनी बनकर उभरी है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। संगीत के 7 सुर जिंदगी को एक नया विस्तार देते हैं। अमेरिका के वर्जीनिया में कैंसर से जूझते स्टुअर्ट ज्वेल के लिए संगीत एक नया हौसला है। कैंसर कैन रॉक मुहिम कैंसर पीड़ित लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण बन गई है।
fire on August night. Long lost souls burning for freedom fight. खुद स्टुअर्ट ज्वेल बताते हैं कि संगीत की सोहबत में वो अपने रोग को भूल जाते हैं। Playing music, I don't feel like a cancer patient anymore. It takes my mind off of it. So it really, really, I don't know, it's hard to explain. It just, like I said, it takes my mind off. It's therapy to me. And, when I'm playing my duet with my friend Susan, it's just, दरअसल कैंसर कैन रॉक मुहिम में कैंसर पीड़ितों के गाने की रिकॉर्डिंग मुफ्त में की जाती है ताकि कैंसर पीड़ित अपने प्रियजनों के लिए संगीत की विरासत हमेशा के लिए पीछे छोड़ के जा सकें। When I got sick, I was always feeling very temporary. Cancer does that to you, where you just don't know how long you're going to live, you don't know where you're going to live, you don't know what, blah, blah, blah. So I thought, well, what can I do that's permanent? And I thought, well, I can make a song for an artist, and that's permanent for their family, for them, regardless of what happens to them health-wise, their family will always have it. मेरी आवाज ही पहचान है। कैंसर कैन रॉक मुहिम इसकी उम्दा मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दफ्तरों में फाइलें तकिए का काम करती हैं। विचाराधीन किसी काम को ना कहने का सरकारी शब्द है। हास्य और व्यंग से भरी ऐसी लाइनों के जरिए सामाजिक मुद्दों और सरोकारों को उठाने वाले सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार शरद जोशी की जयंती है। हिंदी साहित्य के अलावा उन्होंने सिनेमा, टेलीविजन के लिए बतौर पटकथा और संवाद लेखक भी काम किया। आइए याद करते हैं शरद जोशी को। ये जो है जिंदगी, थोड़ी मीठी, थोड़ी खट्टी और थोड़ी तीखी, थोड़ी तीखी। ऐसा है कहानी है पहेली है। विक्रम विक्रम बेटा, विक्रम बेटा। 80 के दशक में छोटे पर्दे पर मनोरंजन के इंद्रधनुषीय संसार को बनाने में जिस शख्स ने सबसे ज्यादा योगदान दिया वो थे मशहूर व्यंग्यकार शरद जोशी। टेलीविजन के इस सुनहरे दौर में उन्होंने कई यादगार टीवी सीरियल्स की पटकथा और संवाद लिखे। विजय मोहन ने कच्ची गोलियां थोड़ी खेली है। चलो इसी बात पे पान खा के। अभी नहीं। ये दुनिया गजब की, ये दुनिया गजब की, ये जैसी आजकल है ये ऐसी नहीं कभी। ये दुनिया गजब की, ये दुनिया गजब की। धारावाहिक दाने अनार के या फिर मुसद्दी लाल हो या दामाद और ससुर की नोकझोंक वाली ये जो है जिंदगी की कॉमेडी, उनके किरदार और संवाद आज भी सबके ज़हन में हैं। तो आ गए आप। हाँ जरा आने में देर हो गई। अंदर चल, तेरी खाल खींचता हूँ। चल के किचन में हेल्प कराओ, चल। शरद जोशी ने हिंदी फिल्मों के लिए संवाद लिखे। छोटी सी बात, उत्सव, दिल है कि मानता नहीं जैसी फिल्मों में उनके लिखे डायलॉग्स खासे मशहूर हुए। मैडम, आपको ये जानकर खुशी होगी कि आपका पर्स चोरी हो गया है। क्या? मेरा पर्स चोरी हो गया। मेरा पर्स चोरी हो गया। जीप पर सवार इल्लियां, हम भ्रष्टन के भ्रष्टन हमारे, यथासंभव उनकी चर्चित रचनाएं हैं। शरद जी ने व्यंग और मनोरंजन की विधा को एक नया आयाम दिया। हमने लखनवी अंदाज में झुककर कहा, पहले आ। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एक बार जहां से चुनाव जीत गए वहां से फिर जीत। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। दुनिया के 6 बड़े बैंकों को महंगी पड़ी गुटबाजी। अमेरिकी और ब्रिटिश नियामक संस्थाओं ने ठहराया दोषी। चुकाने होंगे करीब $6 अरब। समुद्र में फंसे रोहिंग्या मुसलमानों को किनारा मिलने की उम्मीद। मदद को आगे आए मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड। संयुक्त राष्ट्र ने किया पहल का स्वागत। गिलानी के पासपोर्ट मामले पर पीडीपी बीजेपी आमने सामने। केंद्र सरकार सुरक्षा पहलू पर विचार के बाद लेगी फैसला। कांग्रेस ने कहा निर्धारित प्रक्रिया का हो पालन। केंद्र सरकार की दिल्ली नियुक्ति विवाद आपस में सुलझाने की नसीहत। आईएएस अधिकारियों की कामकाज के लिए अनुकूल माहौल बनाने की अपील। बिहार विधानसभा चुनाव में 36 निर्वाचन क्षेत्र में होगा वीवीपैट का इस्तेमाल। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा तारीखों का ऐलान सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद।